नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ मंडल की पहली बैठक हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ मंडल की पहली बैठक हुई, सीएम आवास पर विधायकों और सांसदों के बीच ये बैठक हुई है। सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहे। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस बैठक में आया, जहां पर यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उस पर चर्चा की गई है। तो यूपी में होने वाली 10 सीटों के उपचुनाव पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ मंडल की ये पहली बैठक है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सीएम आवास पर तमाम विधायक और सांसदों के साथ ये बैठक हुई है। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक और सांसदों से चर्चा की। इसमें महेंद्र सिंह, आबकारी मंत्री नितिन, ये तमाम लोग मौजूद रहे। लेकिन इसके साथ ही जो 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, इसको लेकर चर्चा हुई है। क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ सुझाव विधायकों के और इसके साथ ही सांसदों के हैं, उनको भी सीएम योगी ने सुना है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, इस अहम बैठक के को देखते हुए क्या क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए रवि, निश्चित रूप से ये बहुत ही अहम बैठक थी। सीएम योगी दिल्ली जाने के पहले उन्होंने ये बैठक किया। लखनऊ मंडल की पहली बैठक थी और इसमें जो लखनऊ मंडल में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे बाराबंकी जैसी सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर तनुज पुनिया वर्तमान में सांसद हुए हैं, और तमाम ऐसी सीट है जिनको लेकर लखनऊ के दूसरे सीट की बात करें जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। तो ऐसे महत्वपूर्ण सीटों पर अगर चुनाव बीजेपी हारी है तो किन कारणों से हारी है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके उन पर जो है कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश सीएम योगी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4 दिनों में योगी प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, इन सब जगह दौरे पे थे और सभी मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने जो है बैठक की है। तो आज लखनऊ में ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में एक चीज जो सही निकल कर आया है वो ये है कि जो पिछले जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि जो सरकार की योजना है, योजनाओं पर जो है काम नहीं हो पा रहा है, जो अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, तमाम इस तरह की बातें थी जिसको लेकर जो है जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है। और अब योगी आदित्यनाथ इस पर क्या फैसला लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी रवि। बिल्कुल ठीक है आपने प्रदीप जी कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है, और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी अहम चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि लखनऊ से है। अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार हुआ है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट की है। पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने लिखा कि वो कांग्रेस का मोहरा बनकर रह गए हैं। बीजेपी को लेकर गलत फहमी न पालें। सपा को समाप्त होने से बचाने पर अखिलेश ध्यान दें। अति पिछड़ों को न बनाएं निशाना। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपमान न करें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है और खिलेगा और खिलता रहेगा। ये पोस्ट की है तो सीधे तौर पर अखिलेश को टारगेट किया है कि अगर आज आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है तो आप पहले खुद को बचाइए। आप एक मोहरा बन चुके हैं कांग्रेस का। तो लगातार इस तरीके के निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं और यही एक निशाना साधा गया अखिलेश यादव पर। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट करके लिखा है कि अखिलेश मोहरा बन गए हैं कांग्रेस का। वो सपा को संभालें, सपा को बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कमल खिला था, 17 का जिक्र किया, 27 में उन्होंने कहा फिर खिलेगा और खिलता ही रहेगा। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको बता दें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पुलिस पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस अधिकारियों पर। उन्होंने कहा कि कानपुर पुलिस ने दंगे में मुसलमानों से करोड़ों रुपए की वसूली की। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने ये भी कहा कि एक आईपीएस को इस बार इसी वजह से हटाया गया। जब जानकारी मिली तो उसके बाद एक आईपीएस को हटा दिया गया। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से जो कानपुर पुलिस में जो दंगे हुए थे उसमें करोड़ों रुपए वसूले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आईपीएस का जो ट्रांसफर हुआ है वो इसी वजह से हुआ, उसको इस वजह से हटाया गया क्योंकि इस बात की जानकारी हो गई थी। तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और ये गंभीर आरोप लगाए।
बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा कानपुर में, जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर, और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा करके, डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में गोपनीय सूचना के आधार पर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर में एसटीएफ टीम ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिशन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप भी मिले, जिनमें से एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल भी मिला। साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारियों के पास से मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा। और खबर औरिया से है, जहां पर औरिया में अगर बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो खबर सामने आई है, उस खबर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर डीएम ने जिस तरीके से एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी की, उसके बाद एसपी औरैया भी वहाँ पर मौजूद रहे। और जो यहाँ पर जो छापेमारी हुई है, इसमें जो वहाँ पर दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, उनमें हड़कंप मच गया। टीम ने 2 लैपटॉप और 7 बाइकें भी बरामद की। तो ये बड़ी खबर है औरैया से, जहां पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। काफ़ी समय से इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी। डीएम ने ये भी कहा कि काफ़ी समय से इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद ही यहाँ पर छापेमारी की गई है। यहाँ पर जितने भी जो दलाल थे, उनमें ज़रूर हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहाँ पर एआरटीओ कार्यालय में जो तमाम चीज़ें हो रही थी वो गैर कानूनी तरीके से हो रही थी। उसी वजह से ये छापेमारी हुई है, क्योंकि जिलाधिकारी को इसकी सूचना थी और उसी सूचना के बाद ये छापेमारी की गई है। बड़ा अपडेट यह है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रामकुमार राठौर औरैया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकुमार, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? आधिकारिक जो बयान आए हैं वो क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। आरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों का जमाला जिस तरीके से लगा रहता था, उसी को देखते हुए आज जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदया ने जो है संयुक्त छापेमारी की, जिसमें 5 लैपटॉप, 5 बाइकें और 5 जो है दलाल बाहर पकड़े गए हैं। और आपको बता दें कि औरैया आरटीओ ऑफिस हमेशा जो है दलालों के मामले में विवादित ही रहता है। जी, आपने कहा विवादित रहता है, कि किस तरीके की सूचनाएं थी जिलाधिकारी के पास जिसके बाद पहुंचे हैं, और जो एआरटीओ कार्यालय में जो तमाम चीजें हुई हैं वो किस तरीके की चीजें हो रही थी? रामकुमार जी बिल्कुल, आपको बता दें, इससे पहले भी जो है कई बार छापेमारी हुई है, लेकिन जो है दलाल लोग जो है अपने डेढ़े डम्बल उठा करके भाग जाते थे। अभी तक वो जो है प्रशासन के हत्थे नहीं चढ़े थे। जो आज कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है दलालों में हड़कंप मच गया है। ठीक है रामकुमार, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर कानपुर में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक सुरेंद्र मैथानी से उनके आवास पर मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने विधायक का अधिवक्ता सामूहिक बीमा योजना लागू कराने में उनका योगदान करने का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित ने बताया कि अधिवक्ता परिवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। विधायक ने अधिवक्ताओं की समस्या सुनने के बाद कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर यहाँ पर जो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको लागू कराकर अधिवक्ता धर्म को निभाऊंगा। सम्मान के लिए
पंडित रविंद्र शर्मा जी जो अधिवक्ताओं के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और उनके द्वारा आज अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए मुझसे कहा गया और मैं मानता हूं, चूंकि मैं भी अधिवक्ता हूं, मैं मानता हूं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होना ही चाहिए। और अभी सदन हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और मुझे विश्वास है कि जो आप सब अधिवक्ताओं ने यहां पर आकर के रविंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में मुझे ये ज्ञापन दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और सदन में भी इस ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते और आपके द्वारा अधिवक्ताओं के, लाखों अधिवक्ताओं के हितों के लिए ये बात उठाने के लिए इसको लागू कराना मैं अपना धर्म मानता हूं और इसको लागू करा के ही मैं मानूंगा। चंदौली में एसपी कार्यालय के बाहर सकलडीहा सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सदर कोतवाली पर जनप्रतिनिधियों और जनता का फोन न उठाने का आरोप है। साथ ही सेवखर गांव के भूमि विवाद को लेकर पुलिस की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया। सपा विधायक ने कहा कि चंदौली का पुलिस महकमा जनता को न्याय दिलाने में लाचार है। यहां थाना इंचार्ज फरियादियों को थाने से भगा देते हैं। इसकी कार्रवाई करें। कप्तान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? अभी हम बैठे थे, बात हुई तो कहे हम बात कर लेंगे, सुन लेंगे, जाले में कल से मैं बात कर रहा था। 11 बजे रात को आ रहा था, उन्होंने मना किया सवेरे आए। मैं आया, बैठा, हमारे आने के बाद आधी घंटे बाद आए, बात बुलाए, सुने, एक कार्रवाई कर नहीं पा रहे। हम कार्रवाई के लिए आए, उनको हम आए, उनको दरोगा को सलाम करने तो आए नहीं। भाई आपको लगता है कि अपराध है? मेरा हक है कि मैं फोन करूं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनका हक है कि कोई भी अधिकारी हो फोन उठाए, बात तो सुने, काम करे या ना करे। कहीं हमारा भी कोई मनाही है तो उसको भी बता दें कि भाई बात करने के लिए मनाही है। ये हम समझते हैं जो संविधान के तहत व्यवस्था है उसके तहत ये अपराध है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। शहर में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मखियाली की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का एसीएमओ शैलेश कुमार ने निरीक्षण किया। साथ ही मखियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार शाही और उनकी टीम के काम को देखकर उनकी प्रशंसा की। मैं अभी यहाँ मखियाली के 2 कैंप्स देख रहा हूँ। अभी सिसोना देखा और बागोवाली पे कैंप यहाँ का देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कांवड़िए भाई बहन हमारे आके सभी दवाएं, उनको डिफरेंट परेशानियां जो इस वक्त उनको आ रही हैं, सभी चीज़ की दवा पा भी रहे हैं और सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं मुझे। मखियाली प्रभारी भी बड़ी मेहनत से सब अपना सुपरविज़न कर रहे हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अभी बारिश की वजह से उन्होंने सिसोना में अपनी टेबल थोड़ी देर के लिए अंदर कराई थी, फिर वापस बाहर रखवा दी है। झांसी में मोठ नगर पंचायत के कर्मचारियों ने नगर पंचायत पर पेंशन न देने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लंबे समय से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार नगर पंचायत से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब या समाधान नहीं मिला। इसीलिए अब उन्होंने एसडीएम से समस्या के समाधान की मांग की है। मैं माननीय उपजिला अधिकारी महोदय के पास अपनी समस्या के निवारण हेतु आया हूँ। हम लोगों को 9 माह की पेंशन बकाया है सभी कर्मचारियों की, और हमारे जो अन्य साथी रिटायर हुए हैं उनका पैसा भुगतान नहीं किया गया अभी तक। बीमा भी कई कर्मचारियों का नहीं दिया, पेंशन एरियर भी नहीं मिला कई कर्मचारियों का। ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं कि बेचारे परेशान हैं, वृद्ध हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, परिवार पूरा भूखों मर रहा है। इसलिए हम लोग तो यही गुहार लगाने आए और कई बार माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष और माननीय कमिश्नर महोदय को ही मैंने रजिस्ट्री की है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के द्वारा कोई भी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है।
पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती स्थित जिला महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद तबियत बिगड़ने लगी, जिससे गुस्साए तीमारदारों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ये पूरी तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही है। इसी वजह से यहाँ पर प्रसूताओं की तबियत बिगड़ी है। अच्छा, मतलब कुछ गलत इंजेक्शन लगा था क्या? यही हुआ था कि सुई लगाई, ये सब नर्स लोग पता नहीं कैसा सुई लगाए, वो बहुत तगड़ी सी उनको जुकाम हो गया, बुखार हो गया। अच्छा, सारी सब आवाज़ करने लगी, तगड़ी आवाज़ करने लगी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता, सारे पकड़े थे, उसको बोलो वो सारे पकड़े थे। तो इंजेक्शन कौन सा लगा था कुछ पता नहीं? ये कुछ पता ही नहीं चला, वो पहले से डाल के लाते हैं, हमें कैसे पता रहेगा ये? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उनका कोई लगाया, उससे आराम हुआ, थोड़ा राहत हुआ। अच्छा, डीएम साहब आए थे यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे आए थे। रात में आए थे? रात में आए थे। रात में वो नर्स आई हैं, तो सुई लगाई है जल्दी में थोड़ा थी। उसके बाद फिर अचानक से घबराहट हुआ, अंदर लगी और शरीर पूरा कांपने लगा। बुखार तो नहीं था, लेकिन कंपन बहुत ज़्यादा शरीर में। अच्छा, थोड़ा 15-20 मिनट बाद सुई लगाई, लेकिन बुखार हल्का हल्का हो गया। अच्छा, अभी भी लगभग वार्ड में सभी लोगों का यही हाल था? हाँ, कोई चीज़ भी निकाल दिया। अच्छा, उधर हाँ, हम दोनों ही थे। विज्ञान पूरा जैसे झटका जैसे आ जाएगा, पूरा शरीर पूरा दर्द होने लगा। रात में एक नर्स आई है सिविल ड्रेस में, और एक इंजेक्शन लगाई है, और इंजेक्शन पास है, वीगो निकाल दी दोनों हाथ में लगाई, और लगा के तुरंत 3-4 लोगों को लगाई। उसके बाद दूसरे वार्ड में चली गई। उससे लगाने के बाद आधे घंटे बाद इनको मतलब चूड़ी बुखार पूरा ठंडक लगने लगा। उसके बाद कम्बल चद्दर सब उड़ाए, पूरा अपना तकलीफ बच गया। आप अकेले थे कि और भी लोगों को इसी यही हालत? नहीं, और लोगों को हुआ था। कौन सा इंजेक्शन था कुछ जानकारी का नाम नहीं यहाँ पे। कैसे आराम मिला फिर बाद में? कैसे बाद में सीएमओ साहब आए, वो डॉक्टर आए, एक इंजेक्शन बाद में दी, फिर एक उसके बाद एक पैरासीटामॉल का गोली खिलाई, और इंजेक्शन देने के बाद पैरासीटामॉल का गोली खिलाई, और दूरी पर एकदम बुखार बहुत टेम्परेचर जारी। योगी सरकार का लघु सिंचाई विभाग भूजल सप्ताह का आयोजन कर रहा है और जल संचयन पर करोड़ों रुपए खर्च करके भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। वहीं हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र में लघु सिंचाई विभाग ने करोड़ों का बजट खर्च कर चेक डैम बनाए और पुनरुद्धार किया, लेकिन करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी चेक डैम बारिश के दौरान फेल नजर आए। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चेक डैमों की जो शिकायतें की जा रही हैं वो निराधार हैं। चेक डैम अपनी पूरी क्षमता से चल रहे हैं। शिकायत के आधार पर जाँच भी की जा रही है। इस्तेमाल की है और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, सिंचाई मंत्री जी से करता हूं कि ऐसे अधिकारियों पे जो सरकार की लगातार छवि खराब कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैलाए हैं, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि कम से कम इसकी जांच कमेटी। योजना के अंतर्गत चेक डैम का निर्माण इस जनपद में कराया गया था। जो भी शिकायत आ रही है वो निराधार है। सभी चेक डैम हमारे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। शिकायतकर्ता कभी यहाँ आए नहीं। हमारी सभी चेक डैम पर नज़र है, कहीं कोई किसी चेक डैम में कमी नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कमेटी भी गठित कर दी है और इसकी जांच भी हो रही है। आज कमेटी गई हुई है, 6 फील्ड में गई हुई है।
उधर मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने गलत तरीके से चकबंदी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने चकबंदी के खिलाफ आपसी वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बताया गया कि चकबंदी का ये मामला कई सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ सन 1991 से चकबंदी गजट हुआ और 96 में मालियत लगी और तब से प्रक्रिया चल रही है। 2021 में जाकर हमारे यहाँ पर्चा 23 बटा, उसके बाद सीओ स्तर पे कार्य हुआ और एसओसी स्तर पे कब्जा परिवर्तन का जब कार्य आया तो काफ़ी चकबंदी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार करने के कारण काफ़ी गांव में उत्पन्न हुआ, समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके खिलाफ पिछले बार चकबंदी परिवर्तन के समय यहाँ पे पीएससी तक आई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। तत्कालिक जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित करके भेजा गया था गांव में। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, गांव में गलत कार्य किया गया है चकबंदी अधिकारी द्वारा। उन्होंने आपत्ति मांगी, 108 आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराया। साल भर हो गया, इस आपत्ति पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित जो कमेटी थी उसने आज गोकुलपुरा में ये चकबंदी से संबंधित समस्याओं और उनके कितनी आपत्तियां हैं उस पर वार्ता करने के लिए जो है टीम आई थी, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को बुलाया गया और सभी पक्षों की बात सुनी गई। सभी ग्रामवासियों की, सभी खातेदारों की बातों को सुना गया, जिसमें लोग सहमत हैं कि जो पूर्व में जो चकबंदी प्रक्रिया है उसको जारी रखने के जो है सभी लोग सहमत हैं, बशर्ते वो उनका जो है आपत्तियों का निस्तारण किया जाए। तो उस संदर्भ में उनकी मांगों को स्वीकार करके और जो आपत्तियां शायद 107 हैं, हाँ, उनको निस्तारण करके और वो सारी कार्रवाई